बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हूँ। ठीक, नमस्ते। तो हम लोगों ने कल बातचीत की थी परागण के बारे में ना, और हमने दो तरह से देखा था, एक सेल्फ और एक क्रॉस। तो उसके साथ आगे बढ़ते हैं। कल दो हिस्सा था, एक था एंड्रोइशियम और एक था गायनोइशियम। और एंड्रोइशियम मुख्य तौर पर पुंकेसर है, मेल हिस्सा है, और गायनोइशियम फीमेल हिस्सा है। तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं दोनों को। मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा हो गया एंड्रोइशियम, जिनमें से जो सबसे ऊपर का हिस्सा था, यहां से पोलन ग्रेन्स या पार्टिकल्स बनते हैं, और इसे हम लोगों ने एंथर के नाम से जाना। और ये होते हैं पोलन पार्टिकल। और दूसरा जो भाग था पुष्प का, वो है फीमेल हिस्सा। तो जब यहां से ये पोलन ग्रेन्स या पोलन पार्टिकल निकले और निकल करके आ जाए स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पर पहुंचने की जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। अब ये जो पोलन पार्टिकल यहां से यहां तक आए, ये दो तरीके से आ सकते हैं। या तो ये सेल्फ आ सकते हैं, यानी कि स्वतः। अब स्वतः तभी आएंगे जब डिस्टेंस बहुत कम होगा। या तो ये कोई माध्यम अपनाएंगे, यानी कि मीडियम। और माध्यम तभी अपनाएंगे जब डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अपनी कॉपी में ये दोनों चित्र फिट कीजिएगा। तो जो परागण की परिभाषा दिख रही है वो यही दिख रही है: द ट्रांसफर ऑफ पोलन पार्टिकल फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा बाय any medium or by self is called pollination. तो एक डिफिनेशन अब डाल दीजिएगा, अगर बन गया हो लिखिएगा: द ट्रांसफर ऑफ पोलन पार्टिकल, द ट्रांसफर ऑफ पोलन पार्टिकल, द ट्रांसफर ऑफ पोलन पार्टिकल फ्रॉम एंथर, फ्रॉम एंथर ब्रैकेट करना मेल, फ्रॉम एंथर ब्रैकेट कीजिएगा मेल, टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फीमेल, from anther to stigma by any medium or self, by any medium or self is called pollination, is called pollination, is called pollination। हिंदी भाषा लिखिएगा। देखिए, पराग कणों का, पराग कणों का, पराग कणों का नर भाग एंथर से
मादा भाग स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक, मादा भाग स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना, मादा भाग स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। और इस क्रिया के लिए किसी माध्यम अथवा स्वतः, इस क्रिया के लिए किसी माध्यम अथवा स्वतः, इस क्रिया के लिए किसी माध्यम अथवा स्वतः की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम अथवा स्वतः की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम अथवा स्वतः की आवश्यकता होती है। अब लिखिएगा टाइप ऑफ पोलिनेशन या परागण के प्रकार, टाइप ऑफ पोलिनेशन या परागण के प्रकार, टाइप ऑफ पोलिनेशन या परागण के प्रकार। तो दो तरह से मिलेगा, लिखिए नंबर एक सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर एक लिखिएगा सेल्फ पॉलिनेशन, हिंदी लिखते हैं स्वपरागण, हिंदी लिखिएगा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। यहां पर दो फूल हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास एक ही पेड़ है, सपोज दैट कि ये एक सिंगल पेड़ है और ये भी एक सिंगल पेड़ है, यहां पर एक ही फूल है और एक ही फूल का ये वाला हिस्सा स्टिग्मा है और ये वाला हिस्सा एंथर है। तो जब सेम फूल से उठे और सेम फूल के ही स्टिग्मा तक चला जाए, अथवा उसी पेड़ के किसी एक एंथर के उठे और किसी दूसरे स्टिग्मा तक चला जाए, बस ये ध्यान रखना है कि प्लांट सेम रहे, तो ये घटना कहलाती है स्वपरागण। यानी कि समान फूल अथवा दूसरे फूल लेकिन पादप कैसे हो, सेम हो, ये ध्यान रखना है, तो ये स्वपरागण होगा। तो ये दोनों चित्र दिख रहे हैं स्पष्ट, दोनों फूल छोटे छोटे बना लो कॉपी में, बन जाएगा, हम बना दें। अच्छा यार, मेरा अंगूठा टूट गया है, देख रहे हो, चल नहीं पा रहा हूं मैं, है ना? अब वो नहीं, बैडमिंटन से नहीं टूटा, ये सुबह सुबह टूटा है। हाँ, सुबह मैं गया था वॉकिंग पे, तो उसी में थोड़ा रनिंग कर दिया और जूता ऐसे हो गया। जब ऐसे हो गया तो वो फिर तोड़ दिया अच्छे से, पूरा सूजन आ गई है भयंकर वाली। तो अब जैसे खड़े हो रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि सारा भार उसी पे चला जा रहा है। नहीं नहीं, बैठने वाला काम नहीं है ना भैया ये। बैठ जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, मतलब इतना भी नहीं है कि अब काम रुक जाए। अभी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कोई हेयर फ्रैक्चर सा हो गया होगा सर, पॉलिनेशन को फिर से मारेंगे, करवा लाल हो जाएगा। पागल है, यहाँ अंगूठा दर्द कर रहा है, इनको फिर से समझा। पागल कहीं का। चलिए, हाँ, समझता नहीं है। चलिए देखो, तो दो फूल ऐसे बना लेना, फूल बनाने में दिक्कत थी। ये हो गया एंथर, ये हो गया स्टिग्मा, तो एक तो यहां से यहां जाना है, और इस बार दो फूल दिखा देना। ये हो गया स्टिग्मा, यहां पे हो गया एंथर, इससे अच्छा तुम वही बना लो। तो इस बार ना यहां से उठ के यहां चला जाएगा बस। नहीं नहीं, इसको सजा भी सकते हो, उसमें क्या है। देखो, अपना काम दो से ही है ना, एंथर और स्टिग्मा से। पादप समान होगा, फूल असमान हो सकते हैं। हमारे साथ भरत सर भी रनिंग कर रहे थे, तो कह रहे, हम जब चोट खा गए, कह रहे दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, डोंट वरी।
मैंने कहा ठीक है, दर्द तो हमें ही हो रहा है। हाँ मतलब पार्ट ऑफ गेम होता ही है। अनिल भैया, जैसे आपका ना एक सवाल पूछ रहे हैं कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखो, कोई किसी का प्लान नहीं बना सकता। आपका व्यक्तिगत जीवन है, इतनी समझ आप में है कि हमें कितने घंटे पढ़ना, कितने घंटे नहीं। बस मेरी सलाह है कि अगर आप पढ़ रहे 2 घंटे भी पढ़ते हो, 3 घंटे 100 पढ़ते हो, बस उसको रोज पढ़ो, ये ध्यान रखना है ना। ब्रेक ना हो, बीच में अगर ब्रेक होता है तो ही मामला गड़बड़ है। 10 घंटे एक दिन पढ़ लिए और 2 दिन चले गए नाना के यहाँ, तो खत्म कहानी है फिर ना। तो किसी भी चीज के लिए नियतता की डिमांड होती है। चित्र बन गया हो तो बताओ, लिखिएगा। स्वपरागण की क्रिया में, स्वपरागण की क्रिया में समान पुष्प अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प, समान पुष्प अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, समान पुष्प अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पराग के कणों का स्थानांतरण होता है। पराग के कणों का स्थानांतरण होता है। पराग के कणों का स्थानांतरण होता है। लिखिएगा। इन दिस पोलिनेशन प्रोसेस, in this pollination process, the transfer of pollen particle, in this pollination process, the transfer of pollen particle, the transfer of pollen particle on same flower, on same flower or different flower of same plant, on same flower or different flowers of same plant, on same flower or different flower of same plant, different flower of same plant। और ब्रैकेट कर देना विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी माध्यम के, विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी माध्यम के, विदाउट एनी मीडियम या बिना किसी माध्यम के। अब देखो, यहां पर हमने 2 कंडीशंस दिखाई। एक तो दिखाया मैंने कि सेम प्लांट है और सेम प्लांट में एक ही फूल है। तो अगर एक ही फूल है तो ये बड़ी गारंटी होनी चाहिए कि वो फूल उभयचर होना चाहिए, है ना। यानी कि उसमें दोहरा प्रवृत्ति हो, कि उसमें मेल भी और फीमेल भी हो, तभी ऐसा हो पाएगा। तो ये एक आवश्यकता होती है कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया में फूल का 2 गुण होना या मेल और फीमेल साथ होना आवश्यक है। तो 90% ये चांस बनते हैं कि ड्यूरिंग सेल्फ पॉलिनेशन फूल गाइनोइसियम और एंडोइसियम दोनों को साथ रखते हैं। बट ये मान के चलना कि 10% में ऐसा होता है कि जो हमारा सिंगल या एक तरीके सेल्फ पॉलिनेशन है वो एकल एकल में भी हो जाता है, क्योंकि एक ही पेड़ पर हो सकता है इसमें खाली एंडोइसियम हो और इसमें खाली गाइनोइसियम हो, तो ऐसा भी हो जाता है। बट 90% चांस है कि कैसा होगा, वो उभयचर होना चाहिए। ये 2 तरह से है, एक तो ऑटोगेमी है, एक गैइटोगेमी है। तो लिखिएगा टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण के प्रकार, स्वपरागण के प्रकार। अब देखो, ये जो ऑटोगेमी है ना, हिंदी लिख ऐसे लिखिएगा ऑटोगेमी, और हिंदी में ये लिखिएगा ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। तो जो ऑटोगेमी है वो ये वाला चित्र है, फिगर नंबर 1, कि ऑटोगेमी वो स्वपरागण है जिसमें एक ही फूल हो और उसी फूल के एंथर से स्टिग्मा पर पोलन पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा हो विथ 1 फ्लावर। और जो गैटिनोगेमी है ये वो है फिगर नंबर 2, कि अलग अलग फूल है लेकिन प्लांट एक जैसा है, तो ये कहलाएगा गैटिनोगेमी। तो लिखिए ऑटोगेमी के सामने जब एक ही पुष्प के एंथर से स्टिग्मा पर, जब एक ही पुष्प के एंथर से स्टिग्मा पर पराग कणों का स्थानांतरण होता है, पराग कणों का स्थानांतरण होता है। एक ही पुष्प के एंथर से स्टिग्मा पर पराग कणों का स्थानांतरण होता है। हिंदी अंग्रेजी लिखिएगा, पोलन
pollen is transferred to stigma. Pollen is transferred to stigma on same flower. On same flower. On same flower. Pollen is transferred to stigma on same flower. From कहां से होंगे? एंथर. लिखिएगा फ्रॉम एंथर. हिंदी भाषा हो गया था ना. तो पहला वाला चित्र, फूल हमेशा कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए और कोई माध्यम नहीं होना चाहिए. तो ये सेल्फ पोलिनेशन कहेगा ऑटोगैमी. अब लिखिए नंबर 2 गैइटिनोगैमी. हिंदी में भी यही लिखना है, गैइटिनोगैमी. गैइटिनोगैमी. लिखिएगा पराग के कणों का स्थानांतरण. पराग के कणों का स्थानांतरण एक ही पादप के अलग अलग पुष्पों द्वारा होता है. पराग के कणों का स्थानांतरण एक ही पादप के अलग अलग पुष्पों द्वारा होता है. एक ही पादप के अलग अलग पुष्पों द्वारा होता है. देखिए पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर. पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. From the anther of one flower to stigma of another flower. To stigma of another flower on the same plant. On the same plant. On the same plant. हिंदी लिखिएगा अर्थात. अर्थात एक ही पौधे के एक पुष्प के एंथर से, एक ही पौधे के एक पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक. एक पुष्प के एंथर से, एक पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक, दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक, दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पराग कणों का स्थानांतरण होना. दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पराग कणों का स्थानांतरण होना. पराग कणों का स्थानांतरण होना गैइटिनोगैमी कहलाता है. पराग कणों का स्थानांतरण होना गैइटिनोगैमी कहलाता है. गैइटिनोगैमी कहलाता है. गैइटिनोगैमी कहलाता है. तो समझ में आया? ऑटोगैमी मतलब एक ही फूल एक ही पौधा. गैइटिनोगैमी मतलब एक पौधा लेकिन फूल दो दो. जैसे एक मान लो हम गेंदा लेते हैं, मान लो तो एक गेंदे में कई सारे फूल होते हैं, तो हर फूल से अलग अलग अगर हो जाए तो ये गैइटिनोगैमी. अब मान लो एक गेंदा फूल लगाए और वो बेचारा एक के फूल लिए बैठा है. कई बार ऐसा हो जाता है कि दुबला पतला गेंदा है मान लो अगर, तो सिंगल आया और एक फूल खिल के बैठा हुआ है. तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें यदि एंथर और स्टिग्मा दोनों है तो क्या होगा? ऑटोगैमी शुरू कर देगा वो. तो 90% प्लांट्स जो होते हैं इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में वो होते हैं उभयचर, यानी कि जिनमें उभयधर्मी होते हैं. उनमें हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उनमें पावर होती है कि दोनों हो, एंड्रोसियम और गायरेसियम. तो ये बात नोट करके अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा कि उभयलिंगी और एकलिंगी दोनों प्रजातियों में स्वपरागण की क्षमता होती है. उभयलिंगी और एकलिंगी दोनों प्रजातियों में, उभयलिंगी और एकलिंगी दोनों प्रजातियों में स्वपरागण की क्षमता होती है. देखिए बोथ हर्माफ्रोडाइट एंड मोनोइसियस, both hermaphrodite and monoecious have the potential for self pollination, have the potential for self pollination. बस आंकड़ा याद रखिएगा कि 90% hermaphrodites होने चाहिए, यानी कि ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है? उभयलिंगी की तरफ. और 10% एक लिंगी की तरफ झुकाव है. 10% एक लिंगी की तरफ झुकाव है. ये बताने के पीछे का मकसद था कि एक बार सवाल पूछ लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन केवल होता है उभयलिंगी में, केवल होता है एक लिंगी में. ऑप्शन था उभयलिंगी और एक लिंगी दोनों में होता है, तो ऑप्शन हम लगाएंगे दोनों. हाँ, ये अगर कह दे कि ज्यादा किस में होता है तो फिर हम लगाएंगे हर्माफ्रोडाइट्स में और उभयलिंगी में ज्यादा होता है, क्योंकि चांसेस ज्यादा है ना. जिसमें मेल और फीमेल होगा
और पास पास होगा तो मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और मीडियम की आवश्यकता जब नहीं पड़ेगी तो सीधी सी बात है वो उभयलिंगी ही होंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा जो तरीका था वो है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो नंबर 2, हालांकि रुकिएगा एक मिनट, एक नोट डाल दो पहले, फिर आप लिखिए क्रॉस। नोट ये डालना है कि ये जो सेल्फ होता है ना, कि एक ही एंथर से और एक ही स्टिग्मा पर चले जाओ, इससे क्या होता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो लॉस कर जाती है। क्यों? अब फूल ही एक है, हाइब्रिड नहीं हो पाता, क्रॉस नहीं हो पाता, और जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती है ना? जैसे एक ही समुदाय में विवाह करना, तो इससे नुकसान होता है। लेकिन भारतीय समाज एक ही समुदाय के साथ चलता है। आप यूरोप में ये एक चलन है कि यूरोप अब आमतौर पे शादियां ढूंढते हैं या बच्चों के जन्म के लिए वो ऐसा स्पर्म चाहते हैं जो अफ्रीकन हो। इससे क्या होगा कि क्रॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो बच्चा अफ्रीकन और यूरोपियन नस्ल से पैदा होगा तो वो एक क्रॉस क्षमताओं से पैदा होगा, जिसकी आंखें हो सकता है गोरी हो, बाल कर्ली हो, और चेहरा हल्का डस्की हो। जैसे डस्की लुक जानते हो? हाँ, हल्का सा गोरा, और गोरे में आपने शेड, मैंने पढ़ाया, देखो शेड एक वर्ड होता है कि जब आप गोरे के साथ काला मिक्स कर दो, जैसे आपने पढ़ा होगा रेड शेड, है ना? अलग अलग तरह की शेड की लिपस्टिक्स आती हैं, लाल शेड की, डार्क शेड, ब्राउन शेड, अलग अलग। तो शेड का मतलब होता है कि आप प्योर ह्यू में ब्लैक मिला दो। ह्यू मीन्स होता है प्योर कलर, जैसे रेड ह्यू मतलब प्योर रेड। तो जब रेड में हम ब्लैक मिला देंगे तो रेड शेड कैसा हो जाएगा? रेड शेड। तो ऐसे ही बहुत सारे, तो जब आप किसी बहुत गोरे व्यक्ति में ब्लैक मिला दो तो उसको डस्की कलर कहते हैं। तो दुनिया में जैसे यूरोप में आजकल बहुत गोरा होना अच्छी बात नहीं मानते हैं। अगर डस्की लड़का पैदा हो गया तो लोग उत्सव मनाते हैं कि वाह नाइस। अपने यहाँ क्या है, गोरा हो गया तो कहते हैं कितना गोरा गोरा बच्चा है ये। अपने यहाँ डस्की होते हैं, जैसे हम लोग गेहूं रंग के हैं, थोड़ा और अगर डाउन जाए तो डस्की हो जाएगा ना। जैसे डस्की कौन है? आप ये भाई साहब डस्की हैं, है ना? तो अगर ये यूरोप चले जाए तो इनको पैसा मिलेगा। बट संयोग है कि यही रहते हैं ये। अभी ये फेल अभी लगा के घूमते हैं कि 7 दिनों में गोरा करने का पूरा लगाते तो नहीं हो। कभी प्रयास ही मत करना, कोई मतलब जैसा है ईश्वर ने जो दिया है सो दिया है। बट कभी ऐसा अवसर है, मौका लगे तो लगा भी लिया करो। हाँ, मतलब ऐसे ही मत चले जाओ, है ना? अभी मैं कल देखा एक कोई घटना घटित हुई है, वो कोई सोनम करके लड़की है। अब मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, अभी तो जांच प्रक्रिया में है, फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा दुखद है। वो कोई थर्ड पार्टी है, उसमें इतना पागला दिख रहा है वो, है ना? लो हद कर दिया है। बड़ा मतलब शॉकिंग खबर है। भारत में तलाक बहुत जटिल है, इसको थोड़ा आसान मेरे हिसाब से करना चाहिए। और एक ही दिन में क्या ही तलाक, आदमी क्या ही सोचेगा, उसको मना कर देना चाहिए था कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। बट अब हाँ, बट मार देना कोई मतलब बहुत दुख है इस बात को लेकर के। हालांकि बहुत पहले से भी होता आया है, हमारे पास खबरें नहीं थी तब, अब खबरें हैं। मेघालय सरकार चिंता में पड़ गई थी, है ना? पूरा मुख्यमंत्री तक खबर में आ गए थे। तो हालांकि अभी जांच का विषय है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा है जैसा कि अभी खबरों में है तो ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है, बुरा है। संवेदनाएं समाप्त हो रही हमारी, है ना? जैसे किसी को मारो, एक होता है वार्म मर्डर, एक होता है कोल्ड मर्डर। वार्म मर्डर इज बेस्ट फॉर सोसाइटी, बट कोल्ड मर्डर इज वेरी हार्मफुल फॉर सोसाइटी। वार्म मर्डर मतलब कि अभी गुस्सा में आया और मार दे चाकू, ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, ओके कोई बात नहीं। थोड़ा गुस्से में थोड़ा ऊंच नीचे हो जाता है, थोड़ा इधर उधर निकल जाता है भाई साहब गुस्से में, ये वार्म ब्लडेड है। लेकिन कोल्ड ब्लड वो है जब आप किसी को मारने के लिए विगत 7-8 दिन से प्लानिंग कर रहे हो और प्रॉपर वे में आप सिस्टम बना रहे हो, तो ये समाज के लिए बेहद घातक है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग घूम रहे हैं कि जिससे शादी हो रही है, अब वो सोच रहा है कि चलो हनीमून की तरफ चलते हैं। वो पागली जो है या पागला जो है ना, वो मेघालय की तरफ जा रहा है, मतलब नाइस भैया हनीमून ना
आम गरीब नहीं जा पाता है, सही बता रहे हैं। पैसों में नहीं रहता, इतना खर्चा होता है शादी में कि उधार पड़ते पड़ते साल भर लग जाता है। ये आम गरीब की हालात है, मैं आपको बताऊं सही। सारा हम पे ही क्यों ला देते हो भाई? हमारे पास पैसे कमी है तुमको लगता है? तो सीधी सी बात है। तो मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं गांव में कि विवाह के ठीक बाद एक तो हमारे यहाँ प्रथा है कि हम 3 महीना तक कहीं जाते ही नहीं। हमारे यहाँ की प्रथा है कि जब तक सारे रिचुअल्स ना हो जाए तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। और ये सब प्रथाएं बनाई गई हैं, जानबूझ के बनाई गई हैं, है ना। बहुत व्यक्ति संवेदनशील होता तत्काल विवाह के। अभी क्या है कि इतना ज्यादा लोग एडवांस हो गए हैं कि शादी से पहले ही वो बुक कर लेते हैं कि किधर घूमने जाना है। भाई रे पगले, पूरी जिंदगी पड़ी, कहीं और घूम लेना ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि कितना भी पैसा एसडीएम भले ना बन जाओ। देखिए है क्या ना, मध्यम वर्गीय परिवार से हो, अचानक पैसा पाके बौरा जाओगे, ये होगा। मेरे सामने बहुत सारे एसडीएम हमारे परिचित है ना, डिस्टर्ब चल गए, उनको समझाना पड़ा। जैसे आप जब सिलेक्शन ले लोगे, हमारे टच में रहोगे, तो कई बार होता क्या ना, कुछ लोग अपने जीवन में किसी को आदर्श मान लेते हैं। तो आप में से कुछ लोग मुझे आदर्श मान लेते हैं कि भाई ये अध्यापक हैं, क्लास में अच्छी अच्छी बात कह रहे थे, लाओ इनसे जीवन कोई निर्णय लेते हैं। होता है ऐसा, हमारे भी जीवन में ऐसे हैं कि जब मुझे कोई निर्णय लेना होता है तो मैं उनसे पूछता हूँ 2-3 लोगों से, क्या इसे किया जाए। क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, राजा अपने पास पूरा मंत्रिमंडल रखता है। तो वैसे आप रहोगे, तो मान लो आप में से किसी ने मेरे अंदर, मुझ में आस्था दिखा ली, तो आप मैसेज डालोगे कि सर ऐसी समस्या में गए, क्या करें। तो वहां पे हम निर्णय देंगे, हमारा दिया गया निर्णय आपके हित में ही होगा, कारण आप उसे बहुत जल्दी मान लोगे। कोई नॉर्मल व्यक्ति आपको निर्णय देगा, आप उसे नहीं मानोगे। ये सब कारक होते हैं कि हम में और आप में एक डिस्टेंस है, पर हमने वो आदर्शवादिता स्थापित की है आपके साथ कि आप आस्था के तौर पर हमें मानोगे, ऐसा होता है। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं सभी को कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखना कि तत्काल मत भाग जाना, पैसा पाए एकदम से बौराए पड़े हो। अच्छी बात है, सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। लेकिन नौजवानी में होश भी रखना है। ये अपनी यहाँ के राहुल संकृतायन जी हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। तो अच्छी बात है कि हम नौजवानी में घूमें, लेकिन घूमने के साथ साथ होश भी रखना है। आजकल ये ट्रेंड आ गया है कि कहीं घूमने गए हैं, झील में, झरने में जिप लाइनिंग कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, है ना, उसमें राफ्टिंग में चले गए, एकदम हु हल्लड़ कर रहे हैं। नहीं, जाओ, अच्छी बात है, बट आनंद लो। दूर से देखो लोगों को राफ्टिंग करते हुए और कहो कि कितना पागला लोग जा रहा है। यार आनंद लेना ना। देखो, नेता बनने से कुछ होता नहीं धरती पर, बहुत कुछ करने हैं जीवन में, है ना। अब गए, मान लो राफ्टिंग में टकरा जाएगा, सर झेल जाओगे, है ना। एक बार मैं किया हूं, दोबारा ऐसे पकड़ा हूं, अपनी अगली अगली 7 पीढ़ियों को मना कर दूंगा, है ना, कि इसमें मत जाना, है ना, बहुत जहरा चीज है ये। मुझे उसने ललकार दिया, कह रहा कूद जाओ, पहाड़ी इसमें कूद गया और कह रहा है तुम्हारे अंदर वो बांधा हूं मैं, लाइफ जैकेट चिन। और भाई जब कूदा तो इतना अंदर चला गया, मुझे अंदर गंगा जी दिख रही थी। अंदर में उन्होंने ऐसे कहा, बेटा ठीक हो? हम कह एकदम ठीक, लेकिन जाने दो। और उसके बाद मैं बाहर निकला ऐसे कर करके, ऐसा लगा फेफड़ा उफड़ा कहीं नीचे गिर गया। तो ये बहुत गंभीर चीज है, तो कभी मत जाना, है ना। बस पैसा आए, होश संभालो और बस जिंदगी के मजे लो, समझ गए। और अपने लोगों को सुखी रखो, शांत रखो, हल्ला मत काटो, ठीक। चलिए, तो अब ध्यान देना क्रॉस में कि सेल्फ में बता रहा था कि सेल्फ में डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट डाल देना, नोट में लिखिएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन में या स्वपरागण में जैविक या आनुवंशिक विविधता कम रहती है। इन सेल्फ पॉलिनेशन there is a less genetic diversity. स्वपरागण में जैविक या आनुवंशिक विविधता कम होती है। स्वपरागण में लेस जेनेटिक डायवर्सिटी, स्वपरागण में जैविक या आनुवंशिक विविधता कम होती है। और नंबर 2 लिखिएगा, नोट नंबर 2 लिखिएगा, in this process
द वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इज लेस इन दिस प्रोसेस, द वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इज लेस। इस प्रक्रिया में परागकणों परागकणों का नुकसान बहुत कम होता है। इस प्रक्रिया में परागकणों का नुकसान बहुत कम होता है। इस प्रक्रिया में परागकणों का नुकसान बहुत कम होता है। परागकणों का नुकसान बहुत कम होता है। इस प्रक्रिया में परागकणों का नुकसान बहुत, मतलब बगल में ही हो रहा है तो किसी माध्यम की आवश्यकता है नहीं, तो यहां से निकला बगल पहुंच गया, तो बड़े कम नुकसान होते हैं, ये ध्यान में रखना है। आजकल तो किसान इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि वो एक फूल तोड़ लेते हैं और हर फूल को टच कराते निकल जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका माना जाता है परागण का। अब लिखिएगा क्रॉस या पर परागण, लिखिएगा क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण, इसे बोलते हैं ज़ेनोगैमी। तो ब्रैकेट में लिख देना ज़ेनोगैमी, ज़ेनोगैमी। अब इसमें देखो ये वाला चित्र है, बना लेना कि पेड़ भी अलग हैं और फूल भी अलग हैं, बस प्रजाति सेम रहेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि नीम ने गुलाब से परागण कर लिया हो, ऐसा हो सकता है, इंसान से जनन प्रक्रिया करेगा ना, तो वैसे ही समान प्रजाति के पौधे भी वैसे ही करते हैं। तो फूल अलग है, पेड़ भी अलग है, बस प्रजाति सेम है ना। तो दो फूल बना दो और दोनों फूल से आप एक के अंतर से दूसरे के स्टिग्मा पर पहुंचा दो, एक के अंतर से दूसरे के स्टिग्मा पर पहुंचा दो। तो एक पौधे के अंतर से दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक आप लेके जा रहे हो, और समान प्रजातियां इन सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट, है ना। तो लिखिएगा परागकणों का, परागकणों का एक पेड़, एक पौधे के एंथर से, परागकणों का एक पौधे के एंथर से दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक, परागकणों का एक पौधे के एंथर से दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक, पौधे मतलब फूल की चर्चा हो रही है, एक पौधे के एंथर से दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक स्थानांतरण होना, दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक स्थानांतरण होना, और ब्रेकेट करना समान प्रजाति के पादप, समान प्रजाति के पादप पर परागण कहलाता है। देखिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, transfer of pollen grains from the anther of one plant, transfer of pollen grains from the anther of one plant, from the anther of one plant to stigma of another plant, 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 और ब्रैकेट करना सेम स्पीसीज प्लांट या प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। नीचे नोट डाल दीजिएगा कि पर परागण के लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। पर परागण के लिए लिखिएगा there is a need of medium, there is a need of medium for cross pollination। पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, इनमें अगर पूछे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, पक्का होगी कि पौधे अलग अलग हो गए, तो नीचे नोट नंबर 2 डाल दीजिएगा कि पर परागण के दौरान आनुवांशिक विविधता होती है। ड्यूरिंग क्रॉस पोलिनेशन, ड्यूरिंग क्रॉस पोलिनेशन obtained genetic diversity, during cross pollination obtained genetic diversity,
ड्यूरिंग लिखिएगा पर परागण के दौरान आनुवांशिक विविधता होती है, आनुवांशिक विविधता होती है। नोट नंबर 3 डालिएगा, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स। नंबर हिंदी लिखिएगा, संकर फसलों का विकास। अगर आप चाहें तो बाई क्रॉस पॉलिनेशन लिख सकते हैं। संकर फसलों का विकास पर परागण द्वारा, संकर फसलों का विकास पर परागण द्वारा। संकर फसलें हमने क्यों लाई? मोर प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि अधिक उत्पादन हो सके। लिखिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन इज हेल्पफुल फॉर मोर प्रोडक्शन। पर परागण अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है, यह सहायक है। क्रॉस पॉलिनेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर मोर प्रोडक्शन। पर परागण अधिक उत्पादन के लिए सहायक है, पर परागण अधिक उत्पादन के लिए सहायक है। पर परागण अधिक उत्पादन के लिए, मतलब आपसे पूछ सकता है कोई भी कि आप खेती किसान के यहां से आते हो क्या? हाँ आते हैं। तो पूछेंगे कि आपके पास दो विकल्प है, एक है क्रॉस का, एक है सेल्फ का, तो आप कौन सा चुनना चाहोगे जिससे कि आपको लाभ मिले? तो हम क्रॉस की ही चर्चा करेंगे। और दूसरा आपसे विकल्प मारेंगे कि आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, तो किसका चुनाव करोगे? एसेक्सुअल। किसका? याद है ना, मैंने बताया था, हमने आपको समझाया है कि एसेक्सुअल का मतलब कि हम जैसे गुलाब का तना लगा देते हैं, जैसे धान की नर्सरी से हम धान की रोपाई करते हैं, तो ये एसेक्सुअल हो गया, जड़ से हम पौधे को लगा रहे हैं, तो इससे जल्दी ग्रोथ होता है और उत्पादन ज्यादा बढ़ जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो अब हमने देखा कि यहां पर हमने उत्पादन भी ठीक कर लिया, यहां पर हमने डाइवर्सिटी भी बढ़िया बना ली है, तो इसलिए हमारे लिए बेहतर है। तो जब हम क्रॉस कराते हैं तो अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम के आधार पर क्रॉस पोलिनेशन वाले पादपों के अलग अलग नाम होते हैं। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा कि टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडिएटर, माध्यम के आधार पर परागण के प्रकार। टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडिएटर, माध्यम के आधार पर परागण के प्रकार, माध्यम के आधार पर परागण के प्रकार। यहां से सवाल कई बार आ जाता है, माध्यम के आधार पर परागण के प्रकार। तो लिखिए नंबर 1 हाइड्रोफिली, पहला प्रकार है परागण का हाइड्रोफिली। हिंदी में भी यही लिखना है, तो आप इसके लिए वेट मत कीजिएगा, आपकी मर्जी करे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, हाइड्रोफिली। तो हाइड्रो मीन्स होता है जल यानी वाटर। तो जब हम क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं किसके द्वारा? वाटर या जल के द्वारा। तो होता क्या है कि जितने भी एक्वा प्लांट होते हैं, तो एक्वा प्लांट में एक खासियत है कि इनके पोलन ग्रेन अपने आप पानी में गिर जाते हैं और वो सीधे पहुंच जाएंगे नेक्स्ट प्लांट पर। तो एक्वा प्लांट आमतौर पर पानी से बहुत चिपके रहते हैं, तो इस तरह से पानी के बहाव से परागकण एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला जाता है, तो इसे हम कहेंगे बाया वाटर, है ना। तो लिखिएगा उसके आगे, क्रॉस पोलिनेशन बाय वाटर फ्लो, जलीय बहाव द्वारा पर परागण। क्रॉस पोलिनेशन बाय फ्लो ऑफ वाटर, बाय फ्लो ऑफ वाटर, जलीय बहाव के द्वारा पर परागण, जलीय बहाव के द्वारा पर परागण, जलीय बहाव के द्वारा पर परागण, वाटर, बाय फ्लो ऑफ वाटर, है ना। तो ब्रैकेट कर सकते हो कि किस में होगा ये, तो जब आप होगा जो जलीय पौधे पादप हैं, तो ब्रैकेट करना इन एक्वस प्लांट, जलीय पादपों में, इन एक्वस प्लांट जलीय पादपों में, इन एक्वस प्लांट या जलीय पादपों में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये पानी के माध्यम से अपना परागण करते हैं। नंबर 2 लिखिएगा एनिमोफिली, एनिमोफिली, अगला पर परागण है एनिमोफिली। और जो एनिमोफिली है ये होता है हवा के द्वारा। लिखिए बाय एयर। अब क्रॉस पोलिनेशन लिखने की आवश्यकता तो नहीं लग रही है ना, खाली बाय एयर लिख दो तो काम बन जाएगा, हवा के द्वारा।
बाई एयर या हवा के। तो सवाल है कि हवा कहाँ, आपने कभी अगर एक गांव में भैया मदार होता है, जानते हो, धतूरा जानते हो, तो धतूरा और मदार वो शंकर भगवान वाला जो उनको चढ़ता है, तो मदार ना ऐसे उसके बीज होते हैं और ये फूट जाता है, तो इसमें से ऐसे ऐसे उड़ता हुआ देखा होगा, व्हाइट व्हाइट उड़ता रहता है, तो क्या बोलते हैं, अब स्थानीय भाषा अलग अलग हो सकती है। तो जितना ये दरअसल आमतौर पे कम पानी में उगने वाले पादप हैं। तो जितने डेजर्ट प्लांट होते हैं, मरुस्थलीय पादप, उन सब में हवा के माध्यम से परागकण उड़ जाते हैं, और उड़ करके बीज भी उड़ते हैं और परागकण भी उड़ते हैं, तो उड़ करके वो अपना जनन प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। तो लिख देना इन डेजर्ट प्लांट, मरुस्थलीय पादपों में ऐसा देखा गया है, इन डेजर्ट प्लांट या मरुस्थलीय पादपों में। सामान्य पादप में भी होता है, जब कभी आंधी आती, हल्की हवा चलती है, तो आम के बौर आपस में लड़ते हैं, और जब आम के बौर आपस में जब लड़ जाते हैं, तो लड़ने से ही एक का एंथर दूसरे की स्टिग्मा को टच कर गया, और जैसे टच किया, एंथर ने स्टिग्मा को 2-3 पार्टिकल दे दिए, कह रहा है ले जाओ, तो स्टिग्मा ले गई, और ले गई तो आम आ गया मार्केट में। तो ये बड़ा आसान, बहुत बेहतर तरीका है कि हम माध्यम खोजते रहते हैं। माध्यम अगर दूर हो जाएगा तो पर परागण नहीं होगा और बड़ा मुश्किल होगा। मधुमक्खियां बहुत जरूरी हैं पर परागण के लिए, और आजकल वो अर्बन पोल्यूशन की शिकार होती चली जा रही हैं। मधुमक्खियां इस समय ना बहुत आलसी हो गई हैं। 100-150 मधुमक्खियां निकलती हैं शहरों की तरफ, रामलाल की मिठाई की दुकान पे आ जाएंगी, है ना, और इनका यही काम है कि इनको कहा गया है कि आप फूलों का रस चूसो, मकरंद ले जाओ, नहीं कि उनके आओ स्टिग्मा पर, एंथर पर आओ, और वहां से निकलने वाला लिक्विड लेकर के जाओ, उसी से मधुमक्खी शहद बनाती है। लेकिन एक मधुमक्खी एक दिन आई और चाय के कप में घुस गई, और चाय कप में देखी कि ये भी मीठा मीठा सामान है, वहीं से निकाली और ले जाके अपने छत्ते में भर ली, आराम से सो रही है। बगल वाली पूछ रही, दीदी तुम तो बहुत जल्दी काम करके लौट आई। अरे मामला सेट है। तो फिर कहां से लाती हो? कहीं किसी से बताना मत, साथ चलो मेरे। तो फिर आ गई रामलाल चाय दुकान पे, और श्यामलाल ने कप फेंका है पीकर के नीचे, घुसी वहां से भरी चाय और लेके पहुंच गई, वो भी अपना छत्ते में भर के लेटी है। ये ऐसा करते करते पूरे शहद में माहौल फैल गया कि अब पुष्प पे नहीं जाना, किधर चलना है, रामलाल की दुकान पर, श्यामलाल की चाय की दुकान पर। तो इससे देखो चाय की दुकानों पे मधुमक्खियां भाग आती हैं, आती 100 है लेकिन जाती 100 नहीं है, मर जाती हैं। कप में घुसी और चाय के बाद बूंद उनके पंख पे पड़ गया, अब पंख पड़ गया तो अब वो टेक ऑफ नहीं कर पंख ही खराब गया, है ना। तो वो कहते हैं कि रानी से बता देना कि मेरा अंतिम समय आ गया रानी मक्खी होती है ना, हेड होती है वो, तो रानी से कह देना कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मैंने आपके दर्शन नहीं किए लाश में चलते हुए। तो इस तरह से मधुमक्खियों की संख्या में व्यापक कमी आ रही है। तो शहद, जो शहरी मधुमक्खियां हैं शहद बनाती हैं, वो अच्छा शहद नहीं है, उसमें बहुत, ये जांच हुई तो देखा गया बहुत मात्रा में चीनी है, जबकि वो नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया था। जो गांव के इलाके हैं वहां उतना चाय वाय मिलता नहीं, तो वो फिर अब मजबूर हैं, गन्ने के ऊपर घूम रही हैं, गन्ना की जहां पेराई होती, देखा है कभी, जहां गन्ने की पेराई होती है वहां इतना मंडराती रहती हैं क्योंकि उनको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो हर कोई आलसी है, वैसे मधुमक्खियां भी आलसी हैं। तो रिसर्च आया है कि ये बहुत गंभीर मामला है। खैर जो भी है, इसके बाद लिखिएगा जूफिली। देखो मैंने 2 को हमने ग्रीन कर रखा है, बाकी को येलो। ग्रीन इसलिए कर रखा है कि ये दोनों जो प्रोसेस है ये निर्जीव प्रोसेस है, एबायोटिक प्रोसेस। क्यों? पानी और हवा में जीवन नहीं होता, तो यहां लिख देना ये जो प्रोसेस है ये एबायोटिक प्रोसेस है या निर्जीव विधि से पर परागण हो रहा है, निर्जीव विधि से पर परागण हो रहा है। तो बस ऐसे सेट कर देना कि ये एबायोटिक प्रोसेस है, पानी और हवा में जीवन नहीं होता। तो सवाल आया था कि पर परागण सजीव माध्यम से हो सकता है, पर परागण निर्जीव माध्यम से हो सकता है। ऑप्शन ए सही है, 2 सही है, कितना सही है? दोनों सही है, सजीव से भी हो सकता है और निर्जीव से। इसके बाद लिखिएगा तीसरा जूफिली, तीसरा लिखिएगा जूफिली, लिखिएगा क्रॉस पोलिनेशन बाय एनिमल, जंतुओं के द्वारा पर परागण, जंतुओं के द्वारा पर परागण।
क्रॉस पोलिनेशन बाय एनिमल, जंतुओं के द्वारा पर परागण। इसके बाद है एंटमोफिली, एंटमोफिली, एंटमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन, कीटों के द्वारा पर परागण। इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीटों के द्वारा पर परागण, इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीटों के द्वारा पर परागण। और एक और है मेलिटोफिली, देखिएगा मेलिटोफिली, मेलिटोफिली देखिएगा मधुमक्खी के द्वारा पर परागण, बी पॉलिनेशन, मधुमक्खी के द्वारा पर परागण, बी पॉलिनेशन। एक और है साइकोफिली, साइकोफिली, साइकोफिली तितली के द्वारा पर परागण, पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाई, तितली के द्वारा पर परागण। एक और है लास्ट में कैंथेरोफिली, कैंथेरोफिली, कैंथेरोफिली एक बीटल होता है, जानते हो? नहीं, बीटल में खटमल तो नहीं होता। लिखिए पॉलिनेशन बाय बीटल, पॉलिनेशन बाय बीटल। बीटल को गुबड़ौला के क्रम में रखते हैं, गुबड़ौला जानते हो, जो गोल गोल लेकर के भागता रहता है, गुबड़ौला या बीटल बोलते हैं। इसके बाद लिखिएगा मायोफिलिया सैप्रोमायोफिली, अगला है, हाँ बीटल ही लिखना है आपको, हिंदी वालों को बीटल लिखना है। देखिए मायोफिलिया सैप्रोमायोफिली, मायोफिलिया सैप्रोमायोफिली लिखिएगा मक्खी के द्वारा, फ्लाई लिखिएगा मक्खी के द्वारा या फ्लाई पॉलिनेशन, मक्खी के द्वारा या फ्लाई पॉलिनेशन। एक और है ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है पक्षियों का अध्ययन, तो ऑर्निथोफिली हो गया क्या, पक्षियों के द्वारा पर परागण। देखिए ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा पर परागण। इसके बाद है चिरैप्टेरोफिली, चिरैप्टेरोफिली, चिरैप्टेरोफिली। और जब ये बैट्स पर परागण करते हैं ना, केला में बहुत आते हैं, ये केले में बैट्स रात को बहुत आते हैं, तो ये परागण भी करते हैं। लेकिन चमगादड़ के द्वारा पर परागण या पॉलिनेशन बाय बैट्स, चमगादड़ के द्वारा पर परागण या पॉलिनेशन बाय बैट्स। इसके बाद है मरमैकोफिली, मरमैकोफिली, मरमैकोफिली ये है एंट पॉलिनेशन, चींटी के द्वारा पर परागण, एंट पॉलिनेशन या चींटी के द्वारा पर परागण। एक और है मैलाकोफिली, मैलाकोफिली, मैलाकोफिली इसको पहचान रहे हैं क्या है? ये स्नेल है, जानते हो ना, जिसे कहते हैं हिंदी में घोंघा। और एक होता है यूनियो, इसे कहते हैं सीपी। तो ये जब परागण करते हैं तो होता है मैलाकोफिली। लिखिएगा पोलिनेशन बाय स्नेल एंड यूनियो, घोंघा और सीपी जलीय जीव है ये, घोंघा और सीपी के द्वारा पर परागण, घोंघा और सीपी के द्वारा पर परागण, घोंघा और सीपी के द्वारा पर परागण। एक है ओफियोफिली, नेक्स्ट लिखिएगा ओफियोफिली, और ये होता है सांप के द्वारा पर परागण, स्नेक, पोलिनेशन बाय स्नेक, सांप के द्वारा पर परागण, है ना। जो चंदन के पेड़ होते हैं सैंडल ट्री पर, ब्रैकेट कर देना कि चंदन के पेड़ पर रहते हैं, पर परागण करते हैं, सैंडल ट्री। तो ये कुछ नाम है, कई बार यहां से एक का दो का सवाल उठाते रहते हैं, तो कुछ आप पहले से भी जानते रहे होंगे मुझे उम्मीद है, कुछ मैंने नए बता दिए हैं, तो बस ध्यान रखना है, काम बन जाएगा। अब मान लो परागण समाप्त हुआ, तो परागण के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। लिखिएगा हेडिंग फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, लिखिएगा पादपों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, पादपों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, पादपों में निषेचन, पादपों में निषेचन। और ब्रैकेट कर देना
डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। आम पादपों में ना दोहरा निषेचन होता है, मनुष्यों में एकल निषेचन होता है, तो इसलिए पादप के निषेचन को हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये कैसे होता है, इसको ध्यान देना कि जो ओव्यूल होते हैं उनकी संख्या होती है 3, और जो परागन में पोलन पार्टिकल्स होते हैं वो हंड्रेड्स नंबर्स ऑफ पोलन पार्टिकल्स आते हैं परागन करने के लिए, करते भी हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन उन हंड्रेड्स नंबर्स ऑफ पोलन पार्टिकल में केवल 2 पोलन पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका चुनाव फूल करता है कि आपको जाना है कहां, गर्भ अंडाशय में। बाकी का चुनाव फूल नहीं करता, कहता है बाहर निकल जाओ। जैसे लाखों की संख्या में स्पर्म आते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म का चुनाव होता है निषेचन के लिए, तो एक ही स्पर्म का चुनाव होगा निषेचन के लिए, तो एकल निषेचन होगा। यहां पर 2 पोलन पार्टिकल्स का चुनाव हो रहा है, इसलिए कितना निषेचन, दोहरा निषेचन माना जाता है। हालांकि इस दोहरे निषेचन में एक ही फल का विकास होगा और एक ही बीज का विकास होगा। चूंकि एकल निषेचन मानव में जब होता है तो मां के गर्भ में होता है उसका पूरा विकास, जो भ्रूण विकसित हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन womb or in uterus with the help of mother nutrients और with the help of placental tissue। लेकिन अब पेड़ पौधों के पास तो कोई मां है नहीं, तो जब मां है नहीं और इनके एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होना है और उसका विकसित होना है फल के रूप में, तो ये जो दोहरा निषेचन करते हैं, एक निषेचन से फल बनाते हैं और एक निषेचन से अपना पूरा निर्माण के दौरान पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं जिससे कि इनका जीवन चल सके। तो इसे कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो यहां पर सिंपल सा दिखाया गया है, कितने आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं। जब 2 आते हैं तो 2 जब प्रवेश करेंगे तो यहां पर 1 2 3 एग वेट कर रहा होता है। तो जब 3 एग वेट कर रहा होता है तो इसमें से 1 चला जाता है 2 एग के साथ ऐसे, और 1 आ जाता है 1 एग के साथ इस तरह से। जो 3 बनता है ये बन जाएगा एंडोस्पर्म, जिसे हम कहेंगे 3N। यहां पे देखो दिखाया गया होगा एंडोस्पर्म, और जो 2 का आता है वो बन जाता है जाइगोट, या जाइगोट के साथ फिर विकसित होगा एम्ब्रायो। तो इसको हम अगर अलग पेज में बनाए तो आप भी ऐसे बना लेना नीचे कि ये फीमेल वाला पार्ट है, तो यहां पर ओव्यूल है जिसकी संख्या है 3, और यहां से पोलेन पार्टिकल है जिनकी संख्या है 2। तो इस तरह से ये आगे यात्रा करेंगे, और यहां आने के बाद एक पोलन पार्टिकल इधर आ जाएगा और एक पोलन पार्टिकल इस तरफ आ जाएगा, और इस तरह से हमें जो एक गैप या एक अलगाव मिला वो 3 का मिल गया और 2 का मिल गया, इस तरह से। समझ में आया? और 3 का और 2 का मिल गया, तो जो 3 वाला रहा ये आगे चल करके बना एंडोस्पर्म, और इसे कहा गया 3N। हिंदी में कहते हैं भ्रूण पोष। इसका काम है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रायो और जाइगोट। इसका काम है जाइगोट या भ्रूण को पोषक प्रदान करना, पोषक प्रदान करना। और यहां से जो ये 1 और 2 दिख रहा है इसको कहा गया
जाइगोट या युग्मनज और इसी जाइगोट या युग्मनज के आधार पर अब एम्ब्रायो डेवलपमेंट होगा या भ्रूणीय विकास होगा। और इसी भ्रूणीय विकास के क्रम में हमें प्राप्त हो जाएगा फ्रूट यानी फल। भ्रूणीय विकास के क्रम में फ्रूट यानी फल प्राप्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जा सकते हो। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे बुरा फील कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पूरा लिख रही है बच्चे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट टू गो होम। हम आपकी तुलना में कई गुना बुरा फील कर रहे हैं। हमारे अंगूठे में ऐसे लग रहा है इस समय कि कोई तलवार से छेद कर रहा है। तो अरे क्लास बंद कर दें, पागल बने हो। ये है ना, एक अंगूठा क्लास बंद करवा सकता है ना। किनारे पड़ा है, पड़ा रहने दो उसको। हालांकि अगर बहुत बैड फील कर रहे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर इसके बाद तो क्लास नहीं है ना। अच्छा हाँ, अभी तो क्लास ही क्लास है। हाँ बन गया ये। क्या समझ में आया? कितने एंट्री कर गए? 2। और कितना एग था, ओव्यूल कितना था? 3। हो गया ना। तो नीचे नोट डाल दो, लिखिएगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग, अच्छा दोबारा, अच्छा लिखो लिखो, बना लो। बड़े परिचय आ रहे हैं, क्या लिखा है? कोई चावदा सवाल ना वहां पूछ लिया करो आकर के, जब मैं बैठता हूँ क्लास के बीच में सवाल नहीं होते, यहाँ प्रेजेंट का सवाल पूछा करो, वर्तमान का। जैसे आपने जो भी पूछा है ये वर्तमान का सवाल नहीं है। अभी से जो क्लास चल रही होती है ना, ये टॉपिक, यदि इसमें कुछ समझना है तो यहाँ पूछो। यदि बाहर की बात है तो मैं बैठता हूँ कुछ देर, वहां के पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए बन गया। अब लिखिएगा निषेचन के दौरान, निषेचन के दौरान 2 पराग के कण और 3, 2 पराग के कण और 3 बीजांड भाग लेते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 2 pollen particle and 3 ovule is take a part. During pollination, sorry, fertilization, during fertilization हिंदी वाले वेट कर लो। During fertilization 2 pollen particle and 3 ovule, 2 pollen particle and 3 ovule is take a part. 3 ovule is take a part. 3 ovule is take a part. हिंदी भाषा लिखिएगा निषेचन के दौरान 2 पराग के कण और 3 बीजांड, निषेचन के दौरान 2 पराग के कण और 3 बीजांड भाग लेते हैं। 3 बीजांड भाग लेते हैं, 3 बीजांड भाग लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आगे बढ़ाना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन we get 2 special condition. After fertilization we get 2 special condition. We get 2 special condition. निषेचन के बाद हम 2 विशेष स्थितियां पाते हैं। निषेचन के बाद हम 2 विशेष स्थितियां पाते हैं। लिखिए नंबर 1 या ए, तो पहले में हम 2 बीजांड लेंगे और 1 पोलन पार्टिकल, और इसके बदले क्या पाएंगे? इंडोस्पर्म। लिखिए नंबर ए 2 ओव्यूल प्लस 1 पोलन पार्टिकल इक्वल टू, नंबर 1 लिखिएगा 2 ओव्यूल प्लस 1 पोलन पार्टिकल, 2 ओव्यूल प्लस 1 पोलन पार्टिकल इक्वल टू इंडोस्पर्म।
देखिए नंबर 1 कंडीशन, 2 बीजांड और 1 पराग का कण और बराबर क्या मिला, भ्रूणपोष। 1 पराग का कण बराबर क्या मिला, भ्रूणपोष। और नंबर 2 लिखिएगा, इसमें क्या लिया हमने, 1 बीजांड और प्लस में 1 पोलन ग्रेन। तो हिंदी लिखिएगा या हिंदी में ऐसे कि 1 बीजांड प्लस 1 परागकण और यहां से मिल जाएगा जाइगोट। और अंग्रेजी में लिख देना 1 ओव्यूल प्लस 1 पोलन पार्टिकल, 1 ओव्यूल प्लस 1 पोलन पार्टिकल और इक्वल टू लिखिएगा जाइगोट। समझ में आ गया। अब लिखिएगा व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हेडिंग डाला कि निषेचन के बाद क्या होता है। व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है। तो सब कुछ क्रमबद्ध हम लोग समझ रहे हैं। देखो अब एक जो फूल था जहां पर हमने परागण कराया और परागण के बाद क्या शुरू हुआ, निषेचन, है ना, यही तो हुआ। तो किसी भी फूल के जो प्रमुख भाग हैं वो यही थे जो हमने आपको दिखाया। इसे हमने क्या कहा था कल, नाम बताओ जरा, क्या लिख, इसे क्या कहा था, कोरोला, करेला नहीं। इसे क्या कहा था, थैलमस। ये क्या है, ओव्यूल और ओवरी। ये क्या है, एंड्रोइशियम। और ये कौन सा हिस्सा है, गायनोइशियम। इतने नाम थे ना। तो जब परागण हो गया और परागण के बाद निषेचन हो गया, तो अब यही हाल है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, किसका, मेल का कोई काम, मेल का काम खत्म। दलपुंज और बाह्य दलपुंज का कोई काम क्या करना है। देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा, दलपुंज और बाह्य दलपुंज सूख कर अलग हो जाते हैं। देखिएगा, कैलिक्स एंड कोरोला गेट ड्राई एंड सेपरेटेड। कैलिक्स एंड कोरोला गेट ड्राई एंड सेपरेटेड। दलपुंज और बाह्य दलपुंज सूख कर अलग हो जाते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला गेट ड्राई एंड सेपरेटेड। बाह्य दलपुंज और दलपुंज सूख कर अलग हो जाते हैं, तो इनको अलग कर देते हैं। तो अब बचा क्या, अब बचा ये एंड्रोइशियम और गायनोइशियम और थैलमस। नंबर 2 लिखिएगा, एंड्रोइशियम आल्सो गेट ड्राई एंड सेपरेटेड। बाह्य लिखिए, पुंकेसर भी सूख कर अलग हो जाते हैं, गेट ड्राई एंड सेपरेटेड। पुंकेसर भी सूखकर अलग हो जाते हैं, पुंकेसर भी सूखकर अलग हो जाते हैं। तो अब क्या बचा, अब तो बस खाली फीमेल फीमेल बचा। नंबर 3 लिखेगा, स्टिग्मा एंड स्टाइल गेट ड्राई but may separated or may not be separated. Stigma and style get dry but may separated or may not be separated. देखिएगा, वर्तिकाग्र और वर्तिका सूख जाते हैं परंतु अलग हो सकते हैं या नहीं भी। सूख जाते हैं परंतु अलग हो सकते हैं या नहीं भी। नंबर 4 लिखिएगा, ओवरी एंड ओव्यूल, ovary and ovule turn into fruit. Ovary and ovule turn into fruit. लिखिएगा हिंदी में, बीजांड और अंडाशय फल में बदल जाते हैं। बीजांड एंड अंडाशय, बीजांड और अंडाशय फल में बदल जाते हैं। ओवरी एंड ओव्यूल टर्न इनटू फ्रूट। ब्रैकेट लिखना। लिखिएगा, कई बार थैलमस भी फल में बदल जाता है।
लिखिएगा इन मेनी टाइम थैलमस आल्सो टर्न इनटू फ्रूट। कई बार थैलमस भी फल में बदल जाता है। मेनी टाइम थैलमस आल्सो टर्न इनटू फ्रूट। बट this type of fruit is called false fruit. But this type of fruit is, उसी में आगे बढ़ाना, many times thalamus also turn into fruit, but this type of fruit is called false fruit. कई बार थैलमस भी फल में बदल जाते हैं, परंतु ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। परंतु ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। ऐसे फल को क्या बोलेंगे? हाँ, तो अब थैलमस भाग नहीं लेना चाहिए। ले रहा है तो वो फल सत्य फल नहीं हो, कैसा फल हो जाएगा? असत्य। तो चूंकि हमारी यात्रा अब कहां पहुंच चुकी है? फल के पास, क्योंकि हमने सारा काम कर दिया है। तो आप हेडिंग लिखिएगा फल या फ्रूट। इसके अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। लिखिएगा हेडिंग फ्रूट और लिखिएगा ब्रैकेट में स्टडी ऑफ फ्रूट इक्वल टू पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट इक्वल टू पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाएगा पोमोलॉजी। अगर हम एक आम का फल ले लें और आपको समझाने का छोटा सा प्रयास करें तो क्या ही आम बनाए हो, बीमार हो गया है ये। भाई हमारे यहाँ आम ऐसे ही होता है ना? हम यही बना सकते हैं। माना ये आम है तो आम के अंदर क्या होगा? गुठली, यही तो है। तो किसी भी फल में दो ही हिस्से हैं। अंदर वाला हिस्सा कहलाता है सीड यानी कि बीज, और बाकी का जो हिस्सा है ये कहलाता है पेरिकॉर्प। तो आप अपनी कॉपी में ऐसे एक छोटा सा आम बना के दो नाम डालिए जरा। तो अंदर में भाई अपना अपना अच्छा अच्छा आम भी बना सकते हो, हमारा तो इसी लेवल का है। हाँ, कुछ लोग इससे भी गंदा लेवल बनाएंगे, अभी देख रहा हूं। फलों का जुड़वा होना नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, वो बता रहे तरीका इसका, है ना? हमारे यहाँ कहावत है ना, जुड़वा फल खा लो दो बिया होगा। आपके यहाँ भी है क्या? हाँ, हम खाते नहीं इसलिए। जैसे कई बार आ जाते हैं फल, दो केला एक साथ मिल के आ जाता है। बन गया? लिखिएगा, लिखिएगा फल। फल वास्तव में, फल वास्तव में निषेचित और परिपक्व, फल वास्तव में निषेचित और परिपक्व अंडाशय होते हैं। फल वास्तव में निषेचित और परिपक्व अंडाशय होते हैं, जिसमें बीजांड भी शामिल होता है। जिसमें बीजांड भी शामिल होता है। निषेचित और परिपक्व अंडाशय होते हैं जिसमें बीजांड भी शामिल होता है। ठीक है? fruits are actually fertilized and ripen ovary. Fruits are actually fertilized and ripen ovary with ovule. Ripen ovary with ovule. With ovule, नई लाइन लिखिएगा। A fruits consist two part. A fruits consist two part. Name is pericarp and seed. Name is pericarp and seed. एक फल में दो मुख्य भाग होते हैं। एक फल में दो मुख्य भाग होते हैं जिन्हें पेरिकार्प और बीज कहा जाता है। जिन्हें पेरिकार्प और बीज कहा जाता है। जिन्हें पेरिकार्प और बीज कहा जाता है। फलों का काम क्या है? लिखिएगा फंक्शन ऑफ फ्रूट। फलों का कार्य।
फंक्शन ऑफ फ्रूट या फलों के कार्य। और इसका एक ही काम है, जो अंदर में बीज है उसको सुरक्षित रखो और उससे मैच्योरिटी लाओ, और कोई काम नहीं है। वो बात अलग है कि इंसानों को स्वाद भी देते हैं, बट ये इसलिए नहीं है कि हमें स्वाद दें, ये इसलिए है ये अपने अंदर का बीज क्या है वो मैच्योर करें और उसे परिपक्व करने के बाद जिससे कि उस बीज से नए पौधे आ सके। उद्देश्य तो यही होता है। उस उद्देश्य में खलल कौन डाल देता है? इंसान। हालांकि इंसान अच्छा इंसान है, वो तभी खलल डालता है जब वो पक जाते हैं। दुख की बात तब है जो इंसान अचार डाल देता है अचार में इन फलों का बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो सीधा काट देता है, और काट के अंदर का जो जिबली है, जो क्या बोलते हैं उसको, यही बोलते हैं गुठली, नहीं गुठली के अंदर जो होता है। अरे आपने सरका के पूछा नहीं हमारा ससुराल किधर, पूछे हो? तो वो उसकी मैं बात कर रहा हूं ना, वो एक अभी इमेच्योर टाइप का है, अभी वो अपरिपक्व बीज है, अभी उसको परिपक्व होना है, और उसके बाद जाली पड़ती है ना। जैसे अप्रैल महीने में जाली आनी शुरू हो जाती है, और लास्ट अप्रैल तक अभी अचार का सीजन चल रहा है इस समय, हालांकि अब धीरे-धीरे जा रहा है। इस समय हमारी मम्मियां एक ही काम में लगी हैं कि अगर कोई उन्हें 20 किलो आम दे दे तो 20 किलो का फल का अचार बना लेंगी। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, अचार बंद हो जाएगा बनना, और सारा काम अचार पे लगाती हैं, अचार पापड़, है ना। जैसे आलू का जो सीजन आता है तो उनका एक ही काम है कि सारी आलू चिप्स कटवा देते भोजन बनाना बंद करो, इसे क्या कर दो, चिप्स में परिवर्तित कर दो। हमने एक दिन कहा अम्मा से अपनी, ये ऐसा करो ना कि फैक्ट्री लगवा दो चिप्स की, कोई काम नहीं होता। बाद में उसको बांटती हैं, किसी को दे देंगी। हमारी 2 मौसियां बड़ी चालाक है ना, वो फोन करके कह देंगी अरे चिप्स मेरे लिए भी बनवा लेना। हमने अम्मा का तो पागल बना रही हैं ये लोग, इनके चक्कर मत पड़ो, लूट ले जाएंगी, है ना। उसके बाद आती है 5 किलो चिप्स लेके चली जाएंगी। अब 5 किलो चिप्स बनाना पता है वेरी टफ टास्क। अगर साथ में अगर मान लो हम कभी चले गए तो हम पकड़ा जाते हैं छत पहुंचाने के लिए, है ना। वहां मास्टर थोड़ी हैं, वहां तो हम वही हैं जो है तो बाल्टी उठाओ और ले जाके छत पे रखो, और उसके बाद मान लो दुख तब होता बारिश आ जाती है, तो अब अम्मा हमारी उतनी दौड़ नहीं पाती, हम ही दौड़ाती, दौड़ जल्दी से, बारिश पानी आ गया तो इकट्ठा करके भागो, है ना। आप भी शायद ऐसे ही करते होंगे, सबका जीवन ऐसे ही है। ईश्वर करे ऐसा अम्मा हमारी कराती रहे, है ना। सुख है ये, एक सुकून सा है कि ऐसा होता है। खैर, तो आप क्या मौसियां हैं ऐसी, है ना। हमारी बुआ बड़ी सज्जन आदमी है, नियमतः हमारी बुआ को ले जाना चाहिए, है ना। हम अपनी अम्मा से कहते हैं बुआ तो ना देती हो तो बताती है बुआ नहीं ले जा, मतलब नियम तो उन्हीं का है ना कि उनका घर है और वो हमारे यहाँ की बेटी रही, तो हम उन्हें, अब मौसियां बड़ी चालाक होती हैं, और खासकर अगर छोटी हैं, मौसी छोटी होती हैं अम्मा से, नहीं बड़ी भी मौसी होती हैं, तो बड़ी मौसी उतनी चालाक नहीं होती, वो समझदार होती हैं। ये छोटी वालों को देख के गुस्सा लगता है मुझे किसी काम की नहीं है, काम पड़ जाता है तो नहीं सुनेंगी, बहुत बिजी चल रही है, और काम नहीं है तो फिर घर आके सारा सामान लूट ले जाएंगी चलिए, अम्मा चूंकि बड़ी होती हैं, बड़ी बहन का अपना एक फर्ज होता है ना, तो वो कुछ अपना देने लेने में लगा देते हैं। खैर, तो 2 काम क्या हुआ इसका, तो नीचे नोट डाल देना, या नोट लिखा ना आपने, लिखिएगा इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैच्योरिटी, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैच्योरिटी एनवायरमेंट या मैच्योर एनवायरमेंट, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैच्योरिटी एनवायरमेंट फॉर सीड्स, यह बीजों को परिपक्व वातावरण और सुरक्षा प्रदान करता है। यह बीजों के लिए परिपक्व वातावरण और सुरक्षा प्रदान करता है, बीजों के लिए परिपक्व वातावरण और सुरक्षा प्रदान करता है, बीजों के लिए परिपक्व वातावरण और सुरक्षा प्रदान करता है। अब लिखिएगा पार्ट ऑफ फ्रूट, फलों के भाग, फल में जो भाग हैं लिखिए फल के भाग या पार्ट ऑफ फ्रूट। तो 2 भाग तो हमने पहले जान लिया, पेरिकार्प और सीड। देखो पेरिकार्प 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर का जो छिलकवा है आम का उसे कहते हैं एपिकार्प, बीच वाला जो गुदवा है उसे कहते हैं मेसोकार्प, और उसके बाद एक इंडोकार्प, जो गुठली नहीं होती गुठली, तो उसके ऊपर देखो एक कठोर कठोर सा लगा रहता है लेयर, मोटी सी, वो उसको फाड़ना बड़ा मुश्किल होता है,
तो जो इनर स्टोनी वॉल है या अंदर में आंतरिक कठोर भाग, इस आंतरिक कठोर भाग को कहते हैं एंडोकार्प। तो ऐसे कॉपी में एक आम बना लो भैया। अब तो आम बना ही है, मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आम बना के आप उसके चित्र दिखाओ। ऊपर का छिलका दिखा देना, अंदर में जो पीला पीला खाते हो वो दिखा देना, और एंडोकार्प है वो कठोर वाला हिस्सा। और जब बीज के अंदर जाओगे ना, सबसे अंदर के भाग में मिलता है एंडोस्पर्म, और उसके बाहर होता है एम्ब्रॉयो, और सबसे बाहर होता है सीड कोट। ऐसे बना हुआ है। ये सबसे अंदर वाला है एंडोस्पर्म, ये बीच वाला जो है ये वाला, इसे कहते हैं एम्ब्रॉयो, और सबसे बाहर का है सीड कोट। ऊपर के तो समझ में आ ही रहे हैं ना, मेजो और इंडो और एपी। बीज में भी देख लो, नहीं आएगा तो हम अलग से बना दे रहे हैं। क्या बेटा, कुछ सवाल मुझसे कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। बीज में ना ऐसे दिखा देना, ये तीन भाग है। एक हो जाएगा एंडोस्पर्म, और ये वाला हो जाएगा एम्ब्रॉयो, और सबसे हो जाएगा कोट। तो आपसे पूछे कि आप आम में क्या हिस्सा खा रहे हो, तो केवल मेजोकार्प, छिलका तो खाते नहीं हो। अचार में क्या खाते हो, छिलका खा लेते हो। एपी और मेजो दोनों खा लेते हो, लेकिन एंडो वहां भी नहीं खाते हो। खाने का प्रयास बहुत करते हो, लेकिन खा पाते नहीं हो। अचार के साथ बहुत दिक्कत होती है कि खत्म होने के बाद आदमी उसको चबाने लगता है। अरे भाई, इंसान बहुत पागल आदमी है। बन गया, समझ गए इसको? सबको समझ में आया? हिंदी में भी यही लिखना था, है ना? ऐसे एपीकार्प, दूसरा क्या लिखना था, मेजोकॉर्प, और तीसरा लिखना था एंडोकॉर्प, और तीनों मिलाकर क्या बन जाएगा, पेरिकॉर्प, है ना? कई बार क्रम भी पूछ लेंगे, तो अब तो आप जान ही गए हो क्रम क्या है इसका। और बीज में एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म और सीड कोट होता है। क्लियर? आपने ये देखा था कि थैलमस जब हमने यूज कर लिया तो असत्य फल बन गया, और जब तो सत्य भी होगा। तो लिखिएगा टाइप ऑफ फ्रूट, फलों के प्रकार। लिखिएगा टाइप ऑफ फ्रूट या फलों के प्रकार। लिखिए नंबर एक, सत्य फल या ट्रू फ्रूट। देखिए नंबर एक, सत्य फल या ट्रू फ्रूट। देखिए नंबर एक, सत्य फल या ट्रू फ्रूट। देखिए पहला, सत्य फल या ट्रू फ्रूट। तो जब देखो, जब ओवरी और ओब्यूल ही भाग लें और फल बना दें, तो वो कैसा फल होगा, सत्य फल। तो लिखिएगा कि जब फल के विकास में, जब फल के विकास में ओवरी और ओब्यूल यानी कि अंडाशय और बीजांड, अंडाशय व बीजांड भाग लेते हैं, जब फल के विकास में अंडाशय व बीजांड ही भाग लेते हैं, अंडाशय व बीजांड ही भाग लेते हैं, तो ये फल सत्य फल होते हैं। देखिएगा ओवरी एंड ओव्यूल ऑफ द फ्लावर, ओवरी एंड ओव्यूल ऑफ द फ्लावर
grow into the fruit. Ovary and ovule of the flower grow into the fruit. तो ये कैसे फल होंगे? परिभाषा भी तो यही है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैलिक्स एंड कोरोला गेट डाई एंड सेपरेटेड, एंड्रोइसियम गेट डाई एंड सेपरेटेड, स्टिग्मा एंड स्टाइल may or may not be, but ovule and ovary turn into fruit. तो बेसिकली आपने लिखा कि फ्रूट इज ए फर्टिलाइज एंड रिपेन ओवरी विथ ओव्यूल। तो जब परिभाषा यही दी गई कि फल क्या है, तो फल वास्तव में बीजांड और अंडाशय का एक मैच्योर पार्ट है, एक मैच्योर भाग है जो फर्टिलाइज होने से बना है। तो सत्य फल वही फल होंगे जिसमें क्या होगा, केवल ओवरी और ओव्यूल होगा। और दुनिया में 90% फल जो होते हैं वो सत्य फल हैं। तो नीचे नोट डाल देना कि पृथ्वी पर मौजूद 90% फल सत्य फल ही होते हैं। पृथ्वी पर मौजूद 90% फल सत्य फल ही होते हैं। पृथ्वी पर मौजूद 90% फल सत्य फल ही होते हैं। 90% ऑफ फ्रूट ऑन अर्थ आर ट्रू फ्रूट। तो अब हम अगर दुनिया के सभी फलों की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा फल कौन से हैं हमारे पास? सत्य फल। लेकिन एग्जाम पूछता है असत्य फल, क्योंकि उसको तो यही ढूंढना है ना, ये जो उल्टा पुल्टा की बात हो। तो हम कुछ एग्जाम्पल डाल लेते हैं, फिर सारा याद करेंगे असत्य में। देखिएगा उदाहरण, यहां पर कुछ फल सत्य रखे गए हैं, आप नाम लिख लीजिएगा, पहचानते तो होंगे ही। हाँ, देख के लिख लो फोटो, इतना तो समझदारी है ना। क्या कह रही है? क्या ये है? बिलारी, बिलार नामक फल है ये अमरूद है। जामुन है? जामुन का बोलते हैं ब्लैक कुमारी बेरी। चल, वो है संतरा और उधर है लीची। लिख लिया आपने? और लिखो। क्या करेंगे, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो। इसमें लिखो, केला को बनाना कहते हैं। हर चीज पहचान रहे हो, जहां नहीं पहचान रहा हूं मैंने लिख रखा है पहले ही। आलू बुखारा, हिंदी में कहते हैं आलू बुखारा, पम या आलू बुखारा। बिहार में नहीं बिकता ये, दिल्ली में हर फल बिक जाते हैं ना, जो कि सेंटर है, वो राजधानी है। अपने लोग स्थानीय स्तर पे रहते हैं, लोकल क्षेत्रों में वही फल आते हैं जो हमारे आसपास के होते। हाँ, कहीं मिलता होगा। और इधर ये नारियल है, नारियल तो हर जगह उपलब्ध है अब तो है। समझ में आ गया? सत्य फल 90% सत्य फल है, तो याद करने की आवश्यकता नहीं। अब लिखिएगा स्यूडो फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। देखिएगा, स्यूडो फ्रूट या फॉल्स फ्रूट, असत्य फल या छद्म फल, असत्य फल या छद्म फल, असत्य फल या छद्म फल। अब इसमें देखो, इसमें ओवरी और अंडाशय के साथ साथ और पार्ट होंगे, यानी कि कोरोला भी हो सकता है, कैलिक्स भी हो सकता है, थैलमस भी हो सकता है। तो जब सब मिलके फल बन जाए तो कैसा हो जाएगा? असत्य फल। तो लिखिएगा कि ओवरी और अंडाशय के साथ साथ, ओवरी और अंडाशय के साथ साथ, मैं लिखा रहा हूं अंग्रेजी में, उसको देख के मत लिखो। ओवरी और अंडाशय के साथ साथ जब जब बाह्य दलपुंज और दलपुंज, जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज अथवा थैलमस भी फल के विकास में भाग लें, अथवा थैलमस भी फल के विकास में भाग लें, तो यह असत्य फल होते हैं। तो यह असत्य फल होते हैं। देखिएगा, ओवरी अंडाशय के साथ साथ जब बाह्य दलपुंज और दलपुंज तथा थैलमस भी भाग लें, थैलमस भी भाग लें, तो यह फल असत्य फल होते हैं। यह फल असत्य फल होते हैं। देखिएगा, विथ ओवरी एंड ओव्यूल, विथ ओवरी एंड ओव्यूल,
with ovary and ovule. Also thalamus, calyx and corolla. Also thalamus, calyx and corolla etc. take a part for fruit development. Take a part for fruit development. Take a part for fruit development. Then this type of fruit is called false fruit. Then this type of fruit is called false fruit. Then this type of fruit is called false fruit. तो अब ना इतने एग्जाम्पल जो आपके सामने हैं ये फॉल्स फ्रूट के हैं, यही याद करना, यहीं से सवाल बनेंगे। तो नंबर 1 है सेब, दूसरा है काजू या कैसू, तीसरा है जैक फ्रूट या कटहल, चौथा है स्ट्रॉबेरी, पांचवा है अनानास या पाइनएप्पल, छठवां है ये है सहतूत, मलबेरी बोलते हैं, मलबेरी ही बोलते हैं। इनके नाम याद करना बेटा। अरे आगे बढ़ाओ। बनाना तो पार्थेनियम बताएंगे बेटा, अभी पार्थेनियम क्रॉप्स बताने वाले हैं थोड़ी देर बाद। सेकेंड वाला काजू है, काजू ऐसी होता है देख लो, है ना, नीचे वाला आपको मिलता है, ऊपर वाले शराब बनती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पकता है, जैसे जूस निकलता है। कभी गोवा जाना तो वहां पर इसका जूस भी आता है? जब पैसा होगा तो जाओगे। है बन गया भैया, तो याद हो जाएगा। देखो यहीं से कम 10 बार पूछा गया है, कटहल भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा सेब, काजू, कटहल, स्ट्रॉबेरी, अनानास और मलबेरी। एक पियर करके होता है, पियर जानते हो, नाशपाती बोलते हैं इसको, तो एक और लिख देना पियर या नाशपाती। आती है इधर, उसको बब्बू गोसा भी कहते हैं। दिल्ली में जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं उनके जिंदगी का अहम हिस्सा है बब्बू गोसा, ऐसे बोल। अपने यहां नहीं आता, यहां पे बब्बू गोसा आता है, नाशपाती का बड़ा भाई है ये बब्बू है। तो मतलब ये सेब का आकार लेकर के थोड़ा लंबा होता है, बट ये दिल्ली में 10 रुपए किलो तक बिक जाता है। तो जो बच्चे अभ्यर्थी हैं महंगा फल ले नहीं पाते, तो वो क्या लेते हैं, उनके कमरे पर बब्बू गोसा जरूर मिलेगा, और उनको इसमें पर्याप्त मात्रा का न्यूट्रिएंट्स होता है। तो इसलिए जो भी आईएएस बना है उसकी जिंदगी में बब्बू गोसा एक अहम हिस्सा या बहुत बड़ा रोल निभाता है। कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि बब्बू गोसा खिलाओ, तो वहां पर बब्बू गोसा तत्काल काट के नमक डाल के देते भी हैं, जैसे आपके यहाँ अलग अलग तरीके से। पाइनएप्पल भी यहाँ देते हैं, मैं देखा हूं काट के, या फ्रूट चाट भी देते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है दिल्ली में या राजेंद्र नगर में, बब्बू गोसा बहुत मिलता है मार्केट में। तो वो भी कैसा फल है, असत्य है, याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ा जाए। अब एक फल होता है पार्थेनोकॉर्पिक, लिखिएगा पार्थेनोकॉर्पिक, पार्थेनोकॉर्पी फ्रूट, देखिएगा पार्थेनोकॉर्पी फ्रूट। ये हमने आपको बताया था जब ऑक्सिन में पढ़ा रहा था और जेबुलेरिन पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि सीडलेस फ्रूट्स की बात चली है, याद है। तो जब हम बिना निषेचन के ही अंडाशय से फलों का विकास कर दें, तो निषेचन होता नहीं, तो फिर बीज नहीं बनते, यानी कि ओव्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और बिना ओव्यूल के ही हम हार्मोनल एक्शन से इसको फल बना देते हैं, हार्मोन बढ़ा के या घटा के। तो ऐसे फल बिना बीज के अनिषेक फल होते हैं। अभी तक जो सफलता मिली पपीता में मिली है, अंगूर में, केला में और अनानास में। उतार लेना इसको, परिभाषा लिख देना। ये हार्मोनल एक्शंस है जो कि लैब ग्रो होते हैं, और जब इनके बीज आ जाते हैं या इस तरह के फल जब लैब में आ जाते हैं, तो इन्हीं को सीधे रोपित कर दिया जाता है। लिख देना कि व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, देन द अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट और पार्थेनोकॉर्पी। ये फल बिना बीज के होते हैं। अभी तक जो बने हैं वो पपाया, ग्रेप और बनाना और पाइनएप्पल है।
बनाना में वैसे बीज नहीं होता, बहुत छोटे छोटे होते हैं, परंतु उसको भी हटा दिया गया। हो गया। तो असत्य फल के नाम याद हुए? सुनाना जरा। असत्य फल नहीं, हम इनसे पूछ रहे हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी। हाँ, और आगे बढ़ो। आप बताओ। जैक फ्रूट, मलबेरी, पियर, एप्पल। हाँ, बढ़िया है ना, चार पांच नाम आप पूरे कर दो। हाँ, कटहल, स्ट्रॉबेरी, सहतूत, काजू। हाँ, सारा तो हो गया ना, बढ़िया है। आप लोगों को याद था, अच्छी बात है। बढ़ा जाए। हाँ, चलिए। तो देखो, हमारे आसपास बहुत तरह के फल हैं और उनके खाए जाने वाले भाग पूछे जाते हैं। लिखिएगा हेडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट एंड देयर एडिबल पार्ट। विभिन्न प्रकार के फल और उनके खाए जाने वाले भाग। विभिन्न प्रकार के फल और उनके खाए जाने वाले भाग, ये आप पहले से जानते हो, बस खाली नोट करना है इसे, क्योंकि आप तो सब जानते हो किसका क्या खाएंगे। अब कभी भी हम आपको लीची दें तो आप ऐसा नहीं बिना छिलका के ही खा जाओगे, कि खा लोगे छिलका के साथ सीधे ऐसे काट काट खाना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है। जब भी हम आपको केला देंगे, पहला काम होगा छिलका निकालोगे। या जब भी आपको हम नारियल देंगे तो ऐसा नहीं कि ऊपर का आप हरा वाला हिस्सा खाना शुरू कर दोगे, नारियल काटने का प्रयास करोगे। या आम दिया जाएगा तो छिलका खा लोगे, नहीं खाओगे, पहले ऊपर से आप उसका जो एक ऐसा मटेरियल निकलता है उसमें से, चोपी जानते हो, हाँ, उससे निकालोगे, नहीं तो बहुत बदमाश होता है वो। और उसके बाद आप अंदर का मेसोकार्प खाने का प्रयास करेंगे। अंगूर देंगे तो छिलका निकालोगे अंगूर का? बहुत गरीब आदमी हो हम तो निकाल खाते हैं क्योंकि हम अमीर हैं अंगूर का छिलका नहीं निकालते, है ना। पर मैंने एक दिन एक मास्टर को देखा जो छिलका निकाल के खा रहे थे। हमने कहा पागला मास्टर है क्या ये वो मतलब इतना मौका किसको है। अब टमाटर का छिलका निकाल खाया जाता है, बट बहुत से लोग खाते हैं, उनको पसंद नहीं है बिल्कुल कि टमाटर का छिलका निकालो तब सब्जी में डालो। खैर, तो लिखिए नंबर एक, आम। तो आम में क्या खा रहे हैं? मेसोकार्प। आगे लिखिएगा मेसोकार्पिया मध्य फल भित्ति। आम लिखिएगा मेसोकार्पिया मध्य फल भित्ति। नंबर दो लिखिएगा बेरी या बेर। बेर में शायद छिलका खा लेते हैं, एपिकार्प और मेसोकार्प, अंदर का बीज फेंक देते हैं। बादाम में पूरा सीड खा रहे हैं, कंप्लीट सीड। अखरोट में भी पूरा बीज खा लेते हैं। नारियल में हम एम्ब्रॉयो और इंडोस्पर्म खाते हैं, एम्ब्रॉयो और इंडोस्पर्म। जो पानी पीते हो ना, वो यही होता है, एम्ब्रॉयो और इंडोस्पर्म। सेब में क्या खा रहे हो? कुछ लोग छिलका फेंक देते हैं, कुछ लोग खा लेते हैं, लेकिन हम लोग कुछ लोग में ही है जो खा लेते हैं। तो एपिकॉर्प भी खा लेंगे, मेजोकॉर्प, क्योंकि सेब एक असत्य फल है, तो और क्या मिल जाएगा? थाइलमस भी मिल जाएगा। नाशपाती या बब्बू गोसा में शायद एपिकार्प भी खाते हो, छिलको फेंक देते हो? नहीं फेंकते हो। मेजोकार्प भी खाते हो, क्योंकि नाशपाती असत्य है तो थैलमस भी खा लेते हैं।
नींबू में एक बाल होता है, उसी में जूस भर रहता है ना, जूसी हेयर खाते हैं। मेजोकॉर्प ही है बेसिकली वो, बट उसको हम जूसी हेयर बोलते हैं। इमली में क्या खाते हो? पकी इमली की बात हो रही है। ऊपर का छिलका फेंकते हो? भाई फेंक देते हैं, बहुत गरीब आदमी हो, फेंको। जो साइंस कह रहा है उसको देखो। साइंस कहता है कि आप बीज का गूदा खाओ। पकी इमली में बीज का गूदा ही खाते हैं। हल्का लाल, रेडिश, रेड है ना, ब्राउन कलर का होता है थोड़ा, और बड़ा प्यारा है। हमारे स्कूल में पहले ऐसे चप्पल में इमली बिकती थी, लकड़ी का, पीली पीली, पीली पीली पन्नी से रबर में बांध देते थे। अभी मिलता है, एक दिन लाना जरा। अरे नहीं, मत लाना। एक रुपए में दो या तीन आता था। और अच्छा, महंगा हो गया। महंगा तो उसको हम लोग 1-2 घंटा तक खाते रहते थे। गरीब आदमी थे ना। इसके बाद लिखिए मूंगफली। थोड़ा फास्ट लिखो भाई, ऐसे काम ना चलेगा। इसमें कुछ है नहीं ना बेसिकली। क्या इसको याद करने की आवश्यकता लग रही है आपको? इसको भी अगर याद करने की आवश्यकता लग रही है तो आप बहुत गरीब आदमी हो फिर, है ना। फिर तो वही हाल है कि आपको शायद गौतम बुद्ध की तरह पाला गया है, नहीं सिद्धार्थ की तरह। अभी गौतम बुद्ध बनने में समय लग जाएगा। लाइट आप ऐसे पढ़ी है। अब लिखिए मूंगफली। जूसी सीड बोलेंगे, रसीले बीज छोल, जूसी सीड। अनार में वही खाते हो ना, बीज के ऊपर जूस लगा रहता है। पपाया में मेजोकॉर्प खाते हो, ऊपर का छिलका फेंक देते हो। और अमरूद में पूरा फल शायद खा लेते हो, बीज भी नहीं छोड़ते हो। तो इसमें भी आपको अलग से याद नहीं करना पड़ा होगा, काम बन जाएगा। हो गया। हाँ, सबने नोट कर लिया ना इसे? मूंगफली, गेहूं, मक्का, काजू, अनार, पपीता, अमरूद, और अमरूद को गोवा कहते हैं ना, और अंगूर को ग्रेप्स। जिसमें ना हमें लगा कि आप फंस जाओगे, उसको हमने अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट किया है। जो बहुत कॉमन है वो हिंदी भाषा में ही है। हालांकि अनार भी आप जानते ही होंगे। इसके बाद लिखिए बैगन। लिखते रहो तेजी से। लीची में एरिल। एरिल वास्तव में मेजोकॉर्प है। अब इसके मेजोकॉर्प को एरिल के नाम से जानते हैं। सहपत्र और परिदल, मेजोकॉर्प और थैलमस। मेजोकॉर्प और थैलमस डाल देना। और सीड, मेजोकॉर्प, थैलमस और सीड। कटहल असत्य है ना। मेजोकॉर्प, थैलमस और सीड हिंदी में लिखना। सहपत्र, परिदल और बीज। कटहल का बीज भी खाते हैं शायद, आप जानते होंगे, उबाल के या उसको भूज के खाते हैं। बेल का मध्य भी खाते हैं और अंतः फल भित्ति भी खा लेते हैं, है ना। मतलब विज्ञान मानता है लेकिन कुछ लोग नहीं खाते। अंतः मतलब वो बीज का ऊपर का हिस्सा। कई बार ना बनाते समय जूस वगैरह यूज हो जाता है वो। अनानास में बाह्य दल पुंज या कैलिक्स, और कोरोला, और मेजोकॉर्प।
अनानास असत्य है ना, तो कैलिक्स, कोरोला और मेसोकॉर्प। कैलिक्स, कोरोला और मेसोकॉर्प। टमाटर में शायद पूरा खा लेते हो। हाँ, आप बताओ कौन सा। टोमेटो बोलते हैं हिंदी में टमाटर। टोमेटो का इस्तेमाल सब्जी में होता है। और बताओ, रेड कलर में होता है। और क्या पूछना चाह रहे हो। टमाटर 20 रुपए किलो है। है ना। अच्छा, महंगा हो गया। अरे पागलों, ये मान लो टमाटर है। टमाटर नहीं है ये। मान लो ये टमाटर है। टमाटर। तो टमाटर में देखो, फल भित्तिक मतलब होता है पेरिकॉर्प। क्या होता है। पेरिकॉर्प। तो पेरिकार्प में तीनों हो जाते हैं ना, मेजो और इंडो और कौन सा, एपी। तो अब टमाटर में आप ऊपर का छिलका भी खा लेते हो, एपी, मध्य भित्ति भी खा लेते हो, मेजो, और अंदर का बीज भी खा ले रहे हो, तो हो जाएगा एंडो। तो इसलिए हमने एक ही नाम लिख दिया, फल भित्ति या पेरिकॉर्प। और पेरिकार्प के साथ साथ टमाटर का बीज भी आप खा लेते हो, कुछ छोड़ते नहीं हो। हाँ, तो आप कंप्लीट फ्रूट्स भी लिख सकते हो। और शरीफा में क्या खाते हैं, फल भित्ति। यहां भी हम, अब देखो, नियमतः शरीफा ऊपर से फेंक दिया जाता है। शरीफा जानते हो, तो कस्टर्ड एप्पल में ऊपर से छिलका हटाते हैं, लेकिन विज्ञान ये कह रहा है कि हम सारा खाएंगे, है ना। तो सबकी अलग चॉइस है ना आपकी, तो बट साइंस की चॉइस अलग है। वो कह रहा है कि आप शरीफा में टोटल पेरिकार्प क्या खाओगे, मेरे कि इसमें एपी भी खाओगे, मेजो भी खाओगे आप, एंडो भी खाओगे। हाँ, शरीफा में छोड़ोगे क्या, बीज नहीं खाओगे। इतना कोई पागला नहीं है कि शरीफा का बीज खा ले। तो ये कॉन्सेप्ट है, याद हो जाएगा। अब अगला टॉपिक लिखिएगा। देखिए, विभिन्न प्रकार के मसाले, फल हो गया, मसाला की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के मसाले और पौधों से प्राप्त होने वाले भाग। हाँ भाई, लिख तो लो, हेडिंग हो गया मास्टर। बहुत बदमाश हो गए हो। कौन, इतनी बदमाशी क्यों आती है। है? अंकल जी। चाचा है, आगे नहीं बोलेंगे। तो अलग अलग मसाला देखा जाए कहां से वो मिलते हैं। लिखिए, नंबर 1, कोरिंडर। लिखिएगा, कोरिंडर मीन्स होता है धनिया। पक्का। और धनिया हम क्या खाते हैं,
सूखे बीज और पत्ती। हरी धनिया भी खाते हैं और क्या बेटा, हिंदी वाला लिखिए, विभिन्न मसाले और पाए जाने वाले भाग या खाए जाने वाले भाग। विभिन्न मसाले और खाए जाने वाले भाग लिखिए। नंबर 1 धनिया, तो धनिया में धनिया का बीज खाते हैं और धनिया की पत्ती खाते हैं। इसके बाद लिखिए कार्डमम, यहां से सवाल आता है बार बार। कार्डमम मीन्स होता है इलायची, और सूखा फल खाते हैं और कई बार काला काला बीज निकलता है वो भी खा लेते हैं। कई बार क्या, हमेशा ही खाते हैं सूखा फल और काला बीज। इसके बाद लिखिए ब्लैक पेपर, काली मिर्च। देखिए ब्लैक पेपर या काली मिर्च, और काली मिर्च में खाते हैं सूखा फल। और इसके बाद लिखिए क्लोव, यही सवाल आया था क्लोव वाला। क्लोव को बोलते हैं लौंग, और लौंग में खाते हैं फूलों की कली या ड्राई बड, सूखी कली। लौंग में लिखिएगा फूल की कली या सूखी कली, फ्लावर बड या ड्राई बड, फूल की कली या सूखी कली। टर्मरिक में तो आपको पता ही है तना, हल्दी में खाते हैं तना। और इसके बाद लिखिए जिंजर, और जिंजर में भी तना ही इस्तेमाल करते हैं। अदरक में तना आपने पढ़ा ही है ना, राइजोम स्टेम है ये। और चिली यानी मतलब है मिर्च, मिर्च में खाते हैं फल, मिर्च एक फल है। और क्यूमिन में होता है जीरा, क्यूमिन में खाते हैं जीरा, सॉरी जीरा हिंदी कहते हैं, सूखे बीज है, जीरा वास्तव में सूखा बीज होता है। एस्फोटिडा ये होता है हींग, हाँ देखिएगा एस्फोटिडा। और इसमें ना जड़ों से गोंद निकलती है, रूट गम, जड़ों की गोंद, जड़ों की गोंद। सिनामोन या दालचीनी, सिनामोन या दालचीनी, और इसमें पेड़ की छाल का यूज करते हैं। दालचीनी देखा होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई मसाला आ रहा हो तो पूछ सकते हो। पान मसाला में पता नहीं क्या खाते हैं, हमें नहीं पता ना। सब्जी मसाला इन सबको मिला के बनता है बेटा ना, जो आप चाहो मिलवा के बनवा लो। जायफल में सूखे फल खाते हैं। तेज पत्ता, अरे पागली, पत्ता नहीं बोल रही है, बहुत पागल पागल बैठे हैं कि तेज पत्तम क्या खाते हैं। तेज पत्तम जड़ खाते हैं, मतलब एक से एक जहर बैठे हैं। खुद ही बोल रही तेज पत्तम क्या खाते हैं। तेज पत्तम तेज हटा के पत्ता खा लेते हैं। चलिए और कोई सवाल? तो हाँ मतलब कितने जहर आदमी बैठे हुए हैं। तेज पत्ता में पूरा पेड़ खा लेते हैं। इसके अलावा एक होता है और कोई बताओ जो आपको। सौंफ में सूखे बीज है ना, सौंफ में, अब तो जीरा जैसा सौंफ होता है ना, तो सूखे बीज है। और कोई अगर मसाला बच रहा हो तो बताओ, नहीं तो चाय, जावित्री, जावित्री में सूखे बीज, चाय पत्ती ने जावित्री। अब भाई ठीक है, एग्जाम में इतना कठिन खानसामा नहीं बनना है आपको, जितना बता दिया ये पर्याप्त है। तो कल मिलते हैं इसके आगे, और कल लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू।